कल गरियाबंद में जवानों ने उड़ीसा के दूसरे सबसे बड़े नक्सली मोडेम बालकृष्णा उर्फ भास्कर को मार गिराया। इनके साथ साथ और 9 माओवादी ऐसे थे जिन्हें मारा गया है। इन पर सब पर कुल मिलाकर 3 करोड़ से ज्यादा की इनामी राशि थी। और अब जब ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, सारे नक्सलियों के बारे में पता चल चुकी है, तो आज इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बस्तर से जुड़ गए हैं संजय ठाकुर। संजय भैया, आप बताइए कि आज ये सारे 100 जब वापस लेके आ गए तो कौन कौन ये 10 माओवादी थे और कितने खतरनाक थे, और साथ में कितनी बड़ी सफलता है जो जवानों को मिली है। देखिए, रायपुर के आईजी अमरीश मिश्रा ने जो कुछ बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कुल 5.22 करोड़ रुपए का इनाम था इन सभी नक्सलियों पर। क्योंकि अलग अलग राज्यों ने अलग अलग इनाम की राशि घोषित कर रखी थी, इसलिए ये जो राशि है इसे मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। जो सबसे बड़ा नक्सली इस पूरी मुठभेड़ में मारा गया, जिसका नाम है मोडेम बालकृष्णन, हमने कल इस पर भी एक स्टोरी की थी। आज इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये कौन था, कैसे ये इस पद तक पहुंचा जो कि नक्सल संगठन का सबसे ऊंचा पद है। पहले मैं बता देता हूं कि इसके ऊपर इनाम कितना था। इसके ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 40 लाख इनाम रखा गया था, उड़ीसा द्वारा 25 लाख, आंध्र द्वारा 25 लाख, तेलंगाना द्वारा 25 लाख, एमपी द्वारा 15 लाख का और महाराष्ट्र द्वारा 50 लाख का इनाम था। अगर इस राशि को हम जोड़ लेते हैं तो लगभग ये 75, 15, 90 लाख, लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास की राशि ये बन रही है। यानी इतना इनाम पूरे देश में कुल 6 राज्यों ने मिलकर इस पर रखा था। इसके अलावा एनआईए द्वारा भी कुछ इनाम घोषित किया जाता है। अगर उस राशि को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर इसके खिलाफ लगभग 2 करोड़ की राशि जो है वो इनाम के तौर पर घोषित थी। अब इसके अलावा जो बाकी नक्सली मारे गए हैं, हमें उस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि वो नक्सली बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मारा गया है प्रमोद उर्फ पांडु। ये उड़ीसा राज्य कमेटी का सदस्य था, अपने साथ AK-47 बंदूक लेके चलता था और ये भी आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। इस पर भी करीब 1 करोड़ 20 लाख का इनाम घोषित था। देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि जो स्टेट कमेटी मेंबर्स होते हैं उस पर 40 या 50 लाख के इनाम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नक्सली हैं जो कि अपने कद को मतलब उनका कद इससे बढ़ जाता है क्योंकि वो कई घटनाओं में शामिल होते हैं। तो ये वो नक्सली था जो कई घटनाओं में शामिल था। इसके अलावा ये नक्सल संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसने अलग अलग राज्यों में कई घटनाएं की थी, इसलिए इसके ऊपर इतना अधिक इनाम की राशि है। एक और बड़ा नक्सली है जिसका नाम है विमल उर्फ मंगन्ना। ये भी उड़ीसा राज्य कमेटी का सदस्य था, टेक्निकल टीम का प्रभारी था। ये भी आदिलाबाद तेलंगाना का रहने वाला था। इस पर भी करीब 1 करोड़ रुपए के इनाम अलग अलग राज्यों ने घोषित कर रखा था। इसके अलावा अन्य 7 नक्सली हैं जो मारे गए हैं। सबसे खास बात यह है कि जो ऊपर के टॉप लीडरशिप हैं, जिनकी सुरक्षा में बाकी 7 नक्सली मारे गए, वो सभी 7 नक्सली जो हैं वो बस्तर के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं। कोई बीजापुर का, कोई नारायणपुर का, कोई सुकमा का, कोई कांकेर का। तो यही होता है, जो टॉप लीडरशिप है वो अधिकांशतः जो है वो आंध्रा या तेलंगाना की होती है और उनकी सुरक्षा पे जो नक्सली तैनात होते हैं वो होते हैं बस्तर के। तो यही हुआ और इन नक्सलियों की सुरक्षा करते हुए अन्य 7 नक्सली मारे गए हैं, जिन्हें हम इनके सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग टीम के ये लोग हिस्सा थे। सौरभ जी, संजय भैया, ये बताइए कि पता कैसे चला कि इतने बड़े काडर के नक्सली वहां पर हैं, और उसके बाद फिर ऑपरेशन कैसे चलाया गया, क्या क्या कठिनाइयां आई और जवानों ने उसे कैसे सफल बनाया, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए, रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा को ही मैं कोट करते हुए बताऊंगा कि उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि हमें 1.5 साल से इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि 3 CC मेंबर्स गरियाबंद इलाके में सक्रिय हैं, जिसमें से 2 CC मेंबर आज इस साल की शुरुआत में जनवरी में पहले मारा गया चलपति, इसके बाद अब मारा गया है मोडेम बालकृष्णा, जिसे मनोज भी कहते हैं। तो फोर्स को इस बारे में पुख्ता जानकारी थी कि यहाँ CC मेंबर्स की मौजूदगी है। सबसे खास बात उन्होंने जो बताई वो ये है कि इससे पहले 10 बार इसकी टीम से, यानी कि मनोज की टीम से फोर्स का आमना सामना हो चुका था, लेकिन हर बार मनोज और उसकी टीम बच निकलने में कामयाब रही। ये 11वीं बार था जब फोर्स ने इन्हें घेरा और इसमें ढेर किया है। इस इलाके के बारे में भी क्योंकि एक सवाल उठ के आया था सौरभ कि आखिर यही इलाका क्यों, क्योंकि चलपति इस साल की जनवरी में इसी भालूडी के इलाके मारा गया और ये जो मनोज है ये भी अपनी टीम के साथ इस इलाके मारा गया। तो एक सवाल जो कल कई दर्शकों ने पूछा कि आखिर इसी इलाके में एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, वो भी तब जब ये उड़ीसा कमेटी के हैं और ये जो एनकाउंटर हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हो रहा है। तो देखिए, नक्सलियों ने जो अपनी स्टेट कमेटी बनाई है या स्पेशल जोनल कमेटी बनाई है,
उसे उन्होंने भारत सरकार की जो राज्य बांटे हैं उनकी सीमाओं के हिसाब से नहीं बांटा है। उन्होंने इसे भौगोलिक दृष्टिकोण से बांटा है, जिसमें गरियाबंद जो है और धमतरी जो है उसके कुछ हिस्से जो हैं बॉर्डर के इलाके, ये उड़ीसा स्टेट कमेटी में ही आते हैं। दूसरी बात, उड़ीसा में क्योंकि अब वैसे घने जंगल बहुत कम बचे हैं, ऐसे में जो गरियाबंद का ये बॉर्डर का इलाका है जो उड़ीसा से लगा हुआ है, ये नक्सलियों के लिए सबसे महफूज पनाहगाह था। और अगर धमतरी से आप इस इलाके को जोड़ देते हैं तो लगभग 70 से 80 किलोमीटर का एक बेल्ट बनता है जो नक्सलियों का बहुत ही महफूज पनाहगाह था। यही वजह है कि नक्सली लगातार इसी इलाके में जब फोर्स आती थी तो एक इलाके से दूसरे इलाके में ये लोग छुपते रहते थे। यही वजह है कि फोर्स को इन्हें ढूंढने में लगभग 1.5 साल का समय लग गया। इस बार फोर्स के पास स्पेसिफिक इनपुट थी जिस आधार पे फोर्स ने इन्हें घेरा। और देखिए रणनीति वही है, कॉर्डन सर्च और किल की, यानी पहले फोर्स ने एक बड़े इलाके को घेरा, इसके बाद जैसे ही नक्सलियों को उन्होंने देखा, देखिए उसमें भी आईजी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि नक्सली पहाड़ी की चोटी बैठे थे, वो ऐसे इलाके में बैठे थे जहाँ से फोर्स को बहुत दूरी से देखा जा सकता था। नक्सलियों ने बाकायदा वहाँ संतरी भी तैनात किया था, लेकिन संतरी ने जैसे ही फोर्स को देखा वो दौड़कर वापस कैंप नहीं गया, यानी उन्होंने अपने साथियों को नहीं बताया, वो वहाँ से अपनी जान बचाने भाग गया। यही जो बदलाव आया है, ये जो संतरी लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसे इनकाउंटर के वक्त जब फोर्स उन्हें घेरती है तो भाग जाते हैं, यही सबसे बड़ा नुकसान हुआ है नक्सल संगठन को। इससे पहले हमने देखा था कि नक्सली जो छोटे कैडर्स के थे या संतरी थे, वो किसी भी कीमत पर अपने बड़े लीडर्स को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने से हिचकिचाते नहीं थे। लेकिन उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि संतरी ने फोर्स को देख लिया, इसके बावजूद वो अपने साथियों को सचेत करने की बजाय उसने भागना मुनासिब समझा। यही वजह है कि इस बार फोर्स को फिर से बहुत बड़ी सफलता मिली है। सौरभ जी संजय भैया, ये तो आप बिल्कुल सही बोले कि बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो संतरी पहले जान पे खेल के अपने टॉप लीडर्स को बचाता था वो भाग खड़ा हुआ है। लेकिन जब हम ये सारी ऑपरेशन की चीज़ें पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो पता चला कि बहुत सारे आईडी लगे हुए थे और इस वजह से कल जवान वापस नहीं आ पाए। बहुत देख समझ के उन्हें आगे का रास्ता तय करना पड़ा। तो ये कितना कठिन रहा ऑपरेशन, क्योंकि आप ये भी बता रहे हैं कि जो माओवादी थे वो चोटी में बैठे हुए थे, उन्हें वहाँ से सब कुछ दिख रहा था कि जवान आ रहे हैं। तो एक बहुत ही कठिन रहा ये ऑपरेशन। इसे बताइए कि कैसे जवानों ने इसे सफल बनाया। बिल्कुल, मैं एक बार मैप के जरिए समझा देता हूँ। संजू, अगर आप ये लैपटॉप पे जूम करके दिखा पाओ, ये देखिए, ये मैं इससे पहले गूगल अर्थ के मैप को 2D और इसके अंदर मैं 3D करता हूँ ताकि ये समझ आए। देखिए, आपको ये ऊंची पहाड़ की चोटियाँ जो है यहाँ नज़र आएगी। ये वही मटान के जो जंगल हैं और वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, ये इसकी चोटियाँ हैं। और इसी इलाके में लगभग समझिए कि ये 20 किलोमीटर का रेडियस का इलाका है जिसे फोर्स को घेरना पड़ा। धीरे धीरे फोर्स आगे बढ़ी, जबकि फोर्स ने बहुत सारी तकनीकों का उपयोग किया था। फोर्स लगातार ड्रोन के माध्यम से, यूवी के माध्यम से नक्सलियों पर नज़र रखी हुई थी। उनके पास स्पेसिफिक इनपुट था कि यहाँ नक्सली हैं। इसके बावजूद बस रायपुर आईजी ने कहा कि कुछ नक्सली भागने में सफल हुए। वो जो फोर्स ने कॉर्डन किया था उसे तोड़कर वो लोग निकल गए। ऐसे में ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये नक्सलियों के लिए बहुत ही एक तो सुरक्षित पनाहगाह थी, दूसरा इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर आईडीज तो लगा कर रखे थे। अब देखिए, मैं एक बात जिस पे जोर दे के बताना चाहूँ कि उड़ीसा स्टेट कमेटी की हम बार बार बात कर रहे हैं। एक बार इसे हमें समझाना बहुत ज़रूरी होता है सौरभ, क्योंकि कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये नक्सलियों की स्टेट कमेटी कैसे काम करती है और ये सीसी मेंबर क्यों इतना महत्वपूर्ण था, इसके नीचे कितने लोग थे। तो हमने ग्राफिक बनाया है, उस ग्राफिक के जरिए आप समझ सकते हैं। ये उड़ीसा स्टेट कमेटी के 3 सबसे मुख्य चेहरे हैं। आपको इसमें नज़र आएगा बीच में गणेश उइके उर्फ रूपा, जो कि उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव है। देखिए, वहाँ कोई अध्यक्ष नहीं होता। नक्सल संगठन में, कम्युनिस्ट संगठन में सचिव और महासचिव मुख्य पद होते हैं। तो ये गणेश उइके जो है, ये उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव था। इसे अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ, अगर कोई अफंड ना हो, तो इसे हम उड़ीसा का मुख्यमंत्री कह सकते हैं नक्सल संगठन का, यानी ये वहाँ का मुखिया था। इसके नीचे उसने अपने 2 डिप्टी जैसे बनाते हैं ना, तो उन्होंने अपने डिप्टी बनाए थे, जिसमें एक था मनोज उर्फ मोदेम बालकृष्ण, दूसरा था चलपति उर्फ जयराम। अब हुआ क्या है, जो गणेश जो है, गणेश उइके बहुत बूढ़ा हो चुका है। पुलिस ने इस बात को काफ़ी जोर देके कहा है कि वो अब वहाँ सक्रिय नहीं है। ऐसे में ये जो पूरी जिम्मेदारी थी उड़ीसा राज्य में नक्सल संगठन को संचालित करने की, वो 2 लोगों के हाथ में थी, मनोज उर्फ बालकृष्ण और दूसरा चलपति उर्फ जयराम।
चलपति जो कि इस साल जनवरी में मारा गया और मनोज जो अभी मारा गया। दोनों के पास जिम्मेदारी भी अलग अलग थी। मनोज का काम था वहाँ पर लॉजिस्टिक सप्लाईज देखना, यानी कि नक्सल संगठन में कैसे सामान आएंगे, कैसे सामान हथियार पहुँचेंगे, ये सारी जिम्मेदारी इसके पास थी। और जो चलपति था उसकी काम था जो नक्सल संगठन है उसे नक्सल जो वहाँ पे कैडर्स हैं उसे नक्सल विचारधारा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना। अब इनके नीचे अपने हैंड्स बनाते हैं, जैसे इसके नीचे होते हैं ना कि अलग अलग विभाग बांट दिए जाते हैं। तो देखिए उन्होंने विभाग कैसे बांटा, उसके लिए बनाते हैं वो स्टेट कमेटी सदस्य। तो वहाँ पर कुल जो पुलिस प्रोफाइल है उसके अनुसार 7 स्टेट कमेटी सदस्य हैं, जिसमें प्रमोद उर्फ पांडु प्रमुख था, कार्तिक उर्फ दरसू प्रमुख था, जयराम, विकास, विमल, निरंजन राउत और लालचंद हड़मा, ये सारे 7 प्रमुख स्टेट कमेटी मेंबर थे। यानी ये वो लोग थे जो चलपति या फिर मनोज या फिर गणेश उइके के निर्देश पर उस काम को किसी इलाके में एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसे संभालते थे। उड़ीसा राज्य को इन्होंने कुछ हिस्सों में बांट रखा था और अलग अलग स्टेट कमेटी जो मेंबर थे वो अलग अलग हिस्सों को संभालते थे। अब देखिए हुआ क्या है, हमने दिखाया कि टॉप लीडरशिप के 2 मारे गए और गणेश उइके बहुत बूढ़ा हो चुका है। जो स्टेट कमेटी सदस्य हैं उसमें इस बार मारा गया है प्रमोद उर्फ पांडु। ये भी तेलंगाना का रहने वाला था और बहुत महत्वपूर्ण नक्सली था, जिसके बारे में मैंने बताया कि इसके ऊपर भी 1 करोड़ से ज़्यादा का इनाम था। दूसरे नंबर पे हम अगर देखते हैं तो एक और बड़ा नक्सली मारा गया जिसका नाम है विमल उर्फ मंगन्ना। अगर आप देखें तो यहाँ आपको विमल उर्फ सुरेश की ये तस्वीर आपको नजर आएगी, इस पर हमने क्रॉस लगवा दिया है क्योंकि ये भी मारा गया। इससे पहले क्या हुआ था, आपको याद होगा कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में यानी बीजापुर के इलाके में एक उड़ीसा स्टेट कमेटी का मेंबर मारा गया था, बहुत ही बुजुर्ग वो था कार्तिक उर्फ दरसरू। वो भी उड़ीसा स्टेट कमेटी का ही सदस्य था, यानी उसकी भी जिम्मेदारी थी उस इलाके में नक्सल संगठन को संचालित करना। लेकिन वो किसी काम से बस्तर आया हुआ था और वहाँ इनकाउंटर में ढेर हो गया, यानी ये 3 प्रमुख लोग मर गए। इसके अलावा जयराम उर्फ गुड्डू जो है वो जब चलपति मारा गया था तो उसके साथ ये भी मारा गया था। ऐसे में जो 7 स्टेट कमेटी मेंबर थे उसमें से 4 मारे गए हैं, बचे हैं सिर्फ 3। यानी कि हमने ये बता दिया कि जिनकी टॉप लीडरशिप थी वो किस तरह से अब टूट चुकी है। इसके अलावा अगर मैं आगे अगर देखूं कि कुछ और स्लाइड्स, यानी कि संजय भैया की लगभग उड़ीसा स्टेट कमेटी का जो मेन रीढ़ था उसे अब ढहा जा चुका है, जो किला कहा जा सकता था अब उसे बर्बाद किया जा चुका है। बिल्कुल। देखिए इसके लिए एक और हमने ये ग्राफिक बनाया है कि देखिए सचिव स्तर के जो हम इसे बोलते हैं सेंट्रल कमेटी स्तर के 3 लोग थे, 3 में से 1 बचे, अब पहले 3 थे। स्टेट मेंबर 7 थे, उसमें भी अब जो है 3 बचे हैं। SZCM जो 2 थे वो उसमें से 1 बचे है। ये भी आपको दिखाना जरूरी है कि इन्होंने नीचे स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर्स भी बना कर रखे थे। वो 2 लोग थे, सत्यम गावड़े और जगदीश उर्फ विकेश। आपको याद होगा चलपति के साथ एक और बड़ा नक्सली मारा गया था जिसका नाम था सत्यम गावड़े, वो भी अब खत्म हो गया है। अब वहाँ एक स्टेट जोनल स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर बचा है जिसका नाम है जगदीश। ऐसे में आप समझिए कि नक्सल संगठन जो है वो अब कहीं ना कहीं उड़ीसा में बहुत हद तक कमजोर हो गया है। इस बात का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि एक और साइड में आपको दिखाता हूँ, हमने पिछले बार एक खबर संजय भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अंतिम सवाल है मेरा कि अब बारिश समाप्त हो गई है और जो डेडलाइन है वो भी अब पहुंच रहा है, और ऐसे में एक तरफ जहां पर अब देवजी और हिडमा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो अब आने वाला समय कैसा होगा ये आप लास्ट में बताएं। बिल्कुल, आने वाले समय के लिए मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहता था। देखिए इसमें आप देखिए कि यहाँ पे आंध्र कैडर, हमने एक खबर ब्रेक की थी कि आंध्र में अब कोई भी बड़ा नक्सली नहीं बचा है। बसव राजू के मरने के बाद और गजराला रवि और अरुणा के मरने के बाद वहाँ के जितने ही बड़े मेंबर थे वो सारे अब खत्म हो गए हैं। तो वहाँ से 4 बड़े नक्सली थे, बसव राजू, गजराला रवि, अरुणा और प्रमोद उर्फ पांडु जो आज मारा गया। अब आंध्र प्रदेश से कोई भी बड़ा नक्सली नक्सल संगठन में शामिल नहीं है। सारे नक्सली या तो मारे गए या फिर वो नक्सल संगठन छोड़ चुके हैं। तो ये समझिए कि जैसे आंध्र में नक्सल संगठन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बिल्कुल वैसी ही हालत अब उड़ीसा में भी बनते दिख रहे हैं, क्योंकि अब जो गणेश उइके वहाँ का प्रमुख था वो कमजोर हो चुका है। और हमने देखा कि पिछले बार जब चलपति का इनकाउंटर हुआ था तो उसके बाद 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। और देखिए उसमें एक बहुत बड़ा नाम था कैलाश का, कैलाश जो कि इसी मनोज का गनमैन था। यानी कि जब उसने सरेंडर किया उसके 1 महीने के अंदर ही मनोज मारा गया। तो जब ऐसे नक्सली सरेंडर करते हैं तो अपने साथ नक्सल संगठन से जुड़ी कई बारीक चीज़ें लेके आते हैं। सौरभ थोड़ा हम एक समय ले लेते हैं, मैं आपको कुछ बात बता दूं।
मनोज के बारे में, क्योंकि बहुत जरूरी है। मनोज जो कि लगभग 1983 में पीपल्स वॉर ग्रुप में ये शामिल हुआ। ये रेडिकल स्टूडेंट यूनियन का सदस्य था। इसके प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए इसके खिलाफ कुछ मामले दर्ज हुए। इसके बाद 1993 में इसे जेल भेजा गया। लगभग 6 साल ये जेल में रहा। 6 साल जेल में रहने के बाद जब 1993 में बाहर निकला तो इसके परिवार ने इसे गुहार लगाई कि ये नक्सल संगठन छोड़ दे, लेकिन इसके बावजूद ये जंगलों में चले गया और इसके बाद लगातार 26 वर्षों तक वो अलग अलग जगहों पे काम करता रहा। इसके कद में लगातार जो है ये बढ़ते गया और बढ़ते हुए अंततः सेंट्रल कमेटी मेंबर बना और अब उसे मौत नसीब हुई है। तो ये समझिए कि मनोज इसलिए नक्सल संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो सौरभ, ये जी संजय भैया, आपने बताया कि कैसे उड़ीसा स्टेट कमेटी में माओवादी सिमटते जा रहे हैं, तेलंगाना में माओवादी सिमटते जा रहे हैं, अब बचा है छत्तीसगढ़ जिस पे लगातार जवान कार्रवाई कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। आगे जो भी ऐसी गतिविधि होगी, जो भी माओवाद से रिलेटेड, बस्तर से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, हम ऐसे ही हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।